हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आरी न्यूज चैनल। दिसंबर 2021 रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में क्या अपडेट रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेरा आपने इससे पहले भी वीडियो देखा होगा कि कोई भी जो आरी न्यूज है उसको दो पार्ट में कवर करता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो होता है क्या रेगुलेटरी अपडेट रहा, क्या पॉलिसीज अपडेट रहा, क्या इन्वेस्टमेंट रहा, उसके बारे में अपडेट करता हूँ। जो सेकेंड पार्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेसिफिकली क्या टेंडर्स निकले इस पर्टिकुलर मंथ्स में, क्या जनरेशन रही, क्या कैपेसिटी इंस्टॉल हुई, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। सेकेंड पार्ट है जो कि टेंडरिंग, जनरेशन और इंस्टॉल कैपेसिटी के ऊपर है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंडर्स को। तो टेंडर्स को मैं तीन पार्ट में निकालता हूँ। जो टेंडर्स होते हैं या तो डेवलपर मोड में कौन से टेंडर निकले हैं, ईपीसी मोड में कौन से टेंडर निकले हैं, प्लस इस रूफटॉप और स्मॉल स्केल में कौन से टेंडर निकले हैं। तो अगर हम बात करते हैं डेवलपर मोड की, तो डेवलपर मोड में डिफरेंस क्या होता है कि डेवलपर मोड में जो टेंडर्स निकलते हैं वो टैरिफ बेस्ड बिडिंग पे टैरिफ निकलते हैं, सीधे उसमें टैरिफ कोट किया जाता है। और ईपीसी मोड में कोई अगर कंपनी जो है प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनीज हो, वो ईपीसी के लिए टेंडर निकालती है, जो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट पर टेंडर निकलता है। और स्मॉल स्केल और रूफटॉप जो है वो सब टेंडर तो एक है ही। तो हम बात करते हैं डेवलपर मोड की कि दिसंबर में डेवलपर मोड में कौन सा टेंडर निकला। तो केवल एक ही रिपोर्टेड है, वो है एमएसडीसीएल का, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 500 मेगावाट का 500 मेगावाट का पीएम कुसुम में अंडर कंपोनेंट ए टेंडर निकाला है ये। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ, ऑलरेडी मैंने पहले भी कई बार अपडेट किया हुआ है कि जो पीएम कुसुम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें तीन कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। जो कंपोनेंट है उसमें 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के लगा सकते हैं। टोटल कैपेसिटी आपकी 10,000 मेगावाट है। डिसेंट्रलाइज लोकेशन होता है। इसमें गवर्नमेंट जो है 30% सब्सिडी प्रोवाइड करती है और इसमें टैरिफ फिक्स करना पड़ता है। ऑलरेडी जो रेगुलेटर होता है, स्टेट रेगुलेटर, इसमें अपर लिमिट जो होती है टैरिफ की वो फिक्स होती है, फिर उसके बाद बिडिंग होती है। तो ये जो टेंडर निकला है बेसिकली कंपोनेंट ए के अंतर्गत 500 मेगावाट का, इसमें जो ईएमडी अमाउंट रखा गया 1 लाख पर मेगावाट रखा गया। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी 5 लाख पर मेगावाट है। सीलिंग टैरिफ आपकी 2.3 पर यूनिट है और कमीशनिंग टाइम 9 मंथ है। बिड सबमिशन की जो लास्ट डेट है दैट इज द 24 जनवरी 2021। तो डेवलपर मोड में बस यही टेंडर निकला है जो रिपोर्टेड है। और हम बात करते हैं ईपीसी मोड में। ईपीसी मोड में टेंडर्स निकले हैं। फर्स्ट टेंडर है एनवीवीएन। एनवीवीएन जो है 100% सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी की, जो कि ट्रेडिंग और इन सब में काम करती है। तो इसने 100 मेगावाट का सोलर निकाला है महाराष्ट्र के लिए। इसमें जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी रखी गई है 3% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। और बिड सबमिशन की जो डेट है दैट इज द 20th दिसंबर 2021। नेक्स्ट टेंडर है वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 22.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर निकाला है ईपीसी मोड में। और इसकी जो ईएमडी अमाउंट रखी गई है 3 करोड़ रखा गया है। और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो है 3% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लस जीएसटी। कमीशनिंग टाइम 6 महीने रखा गया और बिड सबमिशन की जो डेट है 24 जनवरी 2021 है। अब हम ईपीसी मोड में भी बहुत ही कम टेंडर निकला है। अब हम बात करते हैं रूफ टॉप और स्मॉल स्केल की बात करते हैं। तो फर्स्ट है जकेडा। जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है 20 मेगावाट का रूफ टॉप के लिए सोलर निकाला है। और इसकी जो बिड की सबमिशन की जो लास्ट डेट है डेट इज द 3 जनवरी 2022 है। नेक्स्ट टेंडर है पेडा का। पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, पेडा ने 18 मेगावाट का सोलर निकाला है पंजाब और हिमाचल के लिए, जिसमें ईएमडी अमाउंट 5 लाख पर मेगावाट रखा गया है। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी 10 लाख पर मेगावाट है। मिनिमम सीयूएफ इस पर 15% है। कमिशनिंग टाइम 9 मंथ है और बिड सबमिशन की जो डेट है डेट इज द 16 दिसंबर 2021 है। नेक्स्ट टेंडर है डीपीएल दुर्गापुर पावर लिमिटेड। 8 मेगावाट का टेंडर निकाला है सोलर ईपीसी में, जो कि फेज 2 है ये। और इसकी जो बिड सबमिशन की डेट है 21 जनवरी 2022 है। नेक्स्ट टेंडर है जीडीयूसी की। 7.7 मेगावाट का सोलर निकाला है गुजरात के लिए। इस पे जो बिड सबमिशन की डेट है 18 जनवरी 2022 है। नेक्स्ट है केएसीबी, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। केएसीबी ने 5.99 मेगावाट का सोलर टेंडर निकाला है अंडर कंपोनेंट पीएम कुसुम कंपोनेंट निकाला है स्मॉल स्केल के लिए। बिड सबमिशन की जो डेट है इसमें 27 दिसंबर 2021 है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टेंडर है सेकी ने निकाला है 5 मेगावाट का सोलर ईपीसी में तमिलनाडु के लिए। ये भी स्मॉल स्केल में ही आएगा, इसलिए मैंने इसको इस कैटेगरी में रखा है। और इसमें भी जो बिड सबमिशन की जो डेट है दैट इज द 11 फरवरी 2022 है। तो ये तो बेसिकली टेंडर्स का अपडेट रहा कि नए टेंडर्स इस पर्टिकुलर मंथ्स में, मतलब दिसंबर में कौन कौन से निकले।
और इसके अलावा दो टेंडर्स थे जो पुराने टेंडर्स थे जिनकी डेट एक्सटेंड की गई है। वो कौन कौन से? एक तो सेकी ने 1200 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड टेंडर निकाला था अक्टूबर 2021 में, ट्रांच 5 के नाम से। ये पैन इंडिया बेसिस पे है। पैन इंडिया बेसिस का मतलब ये है कि इसमें डेवलपर जो होते हैं दे आर फ्री टू सेलेक्ट एनी साइट ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको ISTS कनेक्टेड भी बोल सकते हैं। इसमें जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे वो ISTS कनेक्टेड CTU से कनेक्टेड लगेंगे, और कोई भी पावर कहीं से कहीं भी फ्लो की जा सकती है। तो ये टेंडर जो निकला था बेसिकली अक्टूबर 2021 में निकला था, जिसकी बीट की जो सबमिशन की जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड करके 4 जनवरी 2021 कर दिया गया है। दूसरा टेंडर है सेकी का ही है, 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, जुलाई 2020 में निकला था। आप सोच सकते हैं कितना हो गया, बहुत दिन हो गया। और आप मेरे देखेंगे अगर हर वीडियो में ये टेंडर्स आता है डेट एक्सटेंशन के लिए, तो ये कंटिन्यूसली पता नहीं कितनी बार डेट एक्सटेंड हो गया, बहुत बार डेट एक्सटेंड हुआ है। पता नहीं क्यों नहीं इसको एनल करते हैं या कोई रीज़न है, इसकी डेट हमेशा एक्सटेंड कर दी जाती है। तो अब इसकी जो डेट है उसकी एक्सटेंड करके 14 जनवरी 2021 कर दी गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स ऑक्शन की। तो इस पर्टिकुलर मंथ में दो रिवर्स ऑक्शन हुए, और जो फर्स्ट था सेकी का ही था। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी ने 1785 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए केवल निकाला था, मार्च 2021 में निकाला था। और इसका ऑक्शंस हो गया है, और रेट जो है काफ़ी कम्पिटिटिव है, बहुत ही बेटर रेट आया है। जो रेट निकल के आया 2.71 पर यूनिट निकल के आया। और देख सकते हैं इसमें बहुत सारे विनर्स हैं। NTPC को 500 मेगावाट मिला है 2.17 पर यूनिट पर। रीन्यू सोलर को मिला है 600 मेगावाट 2.18 पर यूनिट पर। एक्मे सोलर को 375 मेगावाट मिला है 2.18 पर यूनिट पर। स्प्रिंग एनर्जी को 200 मेगावाट मिला है 2.17 पर यूनिट पर। UPC रिन्यूएबल को 90 मेगावाट मिला है 2.17 पर यूनिट पर। और बेटका EGN को 20 मेगावाट मिला 2.17 पर यूनिट पर। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल बोल सकते हैं, टैरिफ के रिस्पेक्ट में काफ़ी सक्सेसफुल बिडिंग रही। और इसका रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि जो BCD है, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, वो आपकी अप्रैल 2022 से अप्लीकेबल हो जाएगा। और अभी आज की डेट में जो सोलर पैनल है उनकी कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ी हुई है, सप्लाई चेन का डिसरप्शंस है, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कॉस्टली है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी ऊपर से ये भी मैंडेटरी है कि आपको MNRE अप्रूव्ड एयरलाइन लिस्ट से ही लेना पड़ेगा, जिसमें कोई भी अभी आज की डेट में कोई भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स नहीं है उसमें लिस्टेड। मैक्सिमम जो यहाँ की जो कंपनी है बस वही लिस्टेड है। तो इट मीन्स कि आपको जो सोलर पैनल है यहीं से लेने पड़ेंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो टैरिफ निकल के आया है, टैरिफ बहुत ही कम्पिटिटिव और बहुत ही बेटर टैरिफ है। दूसरा टेंडर है सेकी का ही है, और ये बेसिकली डेवलपर मोड में नहीं था, ये EPC मोड में था। इसमें इस प्रोजेक्ट्स का जो ओनरशिप है सेकी के पास में, जो कि 100 मेगावाट विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज कर रहा है छत्तीसगढ़ में। और ये अब तक का बहुत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बैटरी स्टोरेज के मामले में। और इसने सितंबर 2020 में टेंडर निकाला था। तो ये जो टेंडर जो प्रोजेक्ट्स है ये टाटा पावर को मिला है। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर मंथ्स में कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल हुई। तो हमारे पास अभी दिसंबर का डेटा नहीं आता है, तो इसलिए हम एक मंथ पहले का हम लोग इसमें अपडेट करते हैं। तो अब सोलर की बात करते हैं, तो सोलर में 890 के मेगावाट के आसपास कैपेसिटी लगी है, और विंड में 43.5 मेगावाट के आसपास लगी है, जो कि बस इतनी कैपेसिटी लगी है। अराउंड 933 के आसपास लगी है कैपेसिटी। और अगर हम लोग क्यूमुलेटिव कैपेसिटी की बात करें, तो टोटल अब तक की जितनी सबसे ज़्यादा टोटल जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी हो गई है रिन्यूएबल की, एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो, टोटल 104.03 गीगावाट, मतलब 1,04,031 मेगावाट, 1,04,031 मेगावाट कैपेसिटी अब तक लग गई है। और इसको मैं अलग से बताऊं, सोलर में है 48.5 गीगावाट, विंड है 40.03 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो प्लांट है 4.83 गीगावाट, और बायो है 10.175 गीगावाट। जो गीगावाट के हम टर्म्स में बात करते हैं, तो 1,000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट होता है। और अगर हम लोग परसेंटेज शेयर की बात करें अगर, तो टोटल जो है 104 गीगावाट में अगर परसेंटेज शेयर की बात करें, तो सोलर का सबसे ज़्यादा शेयर है, 46.6% शेयर है। विंड का 38.45 शेयर है, स्मॉल हाइड्रो प्लांट का 4.64, और बायो का 9.78% शेयर है। और ओवरऑल इंस्टॉल कैपेसिटी, पावर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी अभी भी थर्मल की है। थर्मल की टोटल जो कैपेसिटी है 2,34,694 मेगावाट है। न्यूक्लियर
6,780 मेगावाट है। लार्ज हाइड्रो है 46,512 मेगावाट। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसा कि जस्ट मैंने अभी अपडेट किया है उसका बाइफर्केशन दिखाया है मैंने। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है 104,031 मेगावाट। अगर हम लोग परसेंटेज शेयर की बात करें तो थर्मल 59.8% शेयर के साथ नंबर 1 पे है। न्यूक्लियर 1.72 शेयर है। लार्ज हाइड्रो 11.86 शेयर है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो 26.53 शेयर है। अगर लार्ज हाइड्रो को इंक्लूड कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में तो 38.39 हो जाता है वो। और न्यूक्लियर को अगर हम लोग ऐड करते हैं 1.72% को ऐड करते हैं जिसको हम नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड बोलते हैं तो ये कैपेसिटी 40% से ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि आप मेरा इससे पहले वाले और भी वीडियो में देखे होंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट था एनडीसी में, जो COP21 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एनडीसी ने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन एक अपना टारगेट रखा था। टारगेट ये था कि 2030 में जितने भी हमारी पावर इंस्टॉल कैपेसिटी होगी उसका 40% नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड से हम लोग जनरेट करेंगे। वो जो टारगेट है हम 9 साल पहले अभी आज की डेट में ही अचीव कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर, लार्ज हाइड्रो और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 40.1% 40.2% आसपास कैपेसिटी हो जाती है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का, जो हमारा टारगेट 2030 तक अचीव करना था वो हमने अभी ही अचीव कर लिया है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी आप देख सकते हैं कि टोटल जो भी टेक्नोलॉजी वाइज है उनकी क्या परसेंटेज टर्म्स में टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है। अब हम बात करते हैं जनरेशन की। इस पर्टिकुलर मंथ में, सॉरी इसमें गलत लिखा हुआ, अक्टूबर 2021 नहीं है, ये नवंबर 2021 है। तो नवंबर में रिन्यूएबल एनर्जी का क्या जनरेशन रहा, क्योंकि दिसंबर का डेटा भी हमारे पास आया नहीं है तो इसलिए उस बेसिस पर अपडेट नहीं कर रहे हैं। और ये जो डेटा है बेसिकली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से लिया हुआ है इसमें। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है एनर्जी जनरेशन मिक्स में जो टोटल जनरेट हुई नवंबर मंथ में वो था 11,158.26 मिलियन यूनिट्स। इस नवंबर में जितनी जनरेशन रही रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो, मैं बार बार बोल रहा हूँ लार्ज हाइड्रो का भी इसमें एक्सक्लूड किया गया है, तो वो है 11,158.26 मिलियन यूनिट्स। और शेयर की बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा किसका शेयर है। सोलर देखिए, सोलर का जनरेशन रहा 5,014.74 मिलियन यूनिट्स जो कि टोटल आरी जनरेशन का 44.94% रहा। विंड का 3,277.5 मिलियन यूनिट्स रहा जो कि टोटल जनरेशन का 29.237% रहा। बायोमास 251.45 मिलियन यूनिट्स रहा जो कि टोटल जनरेशन का 2.2% रहा। बागास टोटल जनरेशन का 1524.83 मिलियन यूनिट्स रहा जो टोटल जनरेशन का 13.6% रहा। स्मॉल हाइड्रो ने जनरेट किया 879.09 मिलियन यूनिट्स जो कि टोटल जनरेशन का 7.8% रहा। और अदर्स में 210.65 मिलियन यूनिट जो टोटल जनरेशन का 1.8% रहा। तो ये बेसिकली जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा नवंबर में क्या कितनी कैपेसिटी जनरेट हुई। आप सबसे ज़्यादा शेयर सोलर का ही रहा। इससे पहले अगर आप देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो इसमें विंड कैपेसिटी जो इंस्टॉल कैपेसिटी कम होते हुए भी जनरेशन ज़्यादा रहा क्योंकि वो विंडी सीजन माना जाता है। और आप देख सकते हैं विंडी सीजन नहीं है तो विंड की जनरेशन कम हो गई। अब सोलर कैपेसिटी, सोलर जो अपन नॉर्मल जो जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से ही सोलर का परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया। ये एक्चुअली ओवरऑल पिक्चर रहा। और ये जो डेटा है बेसिकली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का जो है जो मंथली एनुअल जो जनरेशन रिपोर्ट होती है उससे लिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं जो फर्स्ट जो रो है उसमें सोर्सेस लिखा हुआ है विंड, सोलर, बायोमास, बगास, स्मॉल हाइड्रो एंड अदर्स। और इंस्टॉल कैपेसिटी बताई हुई इसमें 30 नवंबर 2021 तक टोटल 104 गीगावाट है। उनका बाइफर्केशन दिया है जो ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन आप दिखाया गया सेकंड कॉलम में नवंबर में कितनी जनरेट हुई जो मैंने अभी जस्ट आपको अपडेट किया है कि 11,158.26 मिलियन यूनिट जनरेट था। उनका क्या यहाँ पर शेयर है और इसको कंपेयर किया आप देख सकते हैं कि नवंबर 2020 में कितनी जनरेशन रही। तो नवंबर में जो टोटल जनरेशन रही वो थी 10,657.25 मिलियन जनरेट रही। और अभी जो आज की डेट में जो जनरेशन है आप देख सकते हैं 11,158.26। तो ये पिछले पीरियड से 104% ज़्यादा रहा, मतलब 104.7% ज़्यादा रहा। और हम बात करते हैं इस अप्रैल से लेकर के नवंबर तक कितनी जनरेट रही। तो अप्रैल से लेकर के नवंबर तक जो टोटल जनरेट हुआ आप देख सकते हैं कि
116,026.28 मिलियन यूनिट्स जनरेट रहा है। और अगर हम लोग अप्रैल 20 से नवंबर 20 की बात करें तो 100,177.39, मतलब पिछले परसेंटेज के जो इस पर्टिकुलर मंथ है अप्रैल से नवंबर तक का जो फिगर है उससे 115% ज़्यादा जनरेशन रहा, 115.82% ज़्यादा जनरेट रहा। ये बेसिकली इसका रीज़न यही है कि सोलर की जो कैपेसिटी है, सोलर की कैपेसिटी आपकी बढ़ती जा रही है। इसी वजह से ये कैपेसिटी, इसी वजह से ये जो डेटा है आपका, जो जनरेशन का डेटा है ये बढ़ता जा रहा है। सोलर और विंड की कैपेसिटी बढ़ी है, इसी वजह से जनरेशन ये बढ़ा है। तो होप दोस्तों मुझे मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।